हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 10th के इस सेकंड वीडियो में अम्ल क्षार लवण के इस चैप्टर के सेकंड वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो हम लोगों ने कल पिछली कक्षाओं में देखा था। अगर चैनल पर नए हैं, अगर पिछली कक्षा को आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। ठीक है, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको समझाई गई हैं। तो हम लोग सेकंड क्लास में आज समझेंगे कि गंधीय सूचक हमने यहाँ तक आपको समझाया था कि गंधीय सूचक क्या हैं, कौन कौन से गंधीय सूचक होते हैं। तो गंधीय सूचक के बारे में आज हम लोग उसके क्रियाकलाप को भी समझने वाले हैं और उसमें जितनी भी चीज़ें हैं उसे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं, यहाँ से ही समझा देते हैं गंधीय सूचक किसे कहते बताते हैं। तो गंधीय सूचक ऐसे सूचक होते हैं जिनकी गंध से ही हमें अम्ल क्षार और लवण की पहचान हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है गंधीय सूचक के अंदर कि क्रियाकलाप में कि बारीक कटी हुई प्याज तथा स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए। कह रहे हैं कि बारीक थोड़ी कटी हुई क्या करिए, आप प्याज लीजिए और एक साफ़ कपड़ा लीजिए, छोटा छोटा साफ कपड़ा लेकर के उसे छोटे छोटे टुकड़े में कर लीजिए। 2-4 टुकड़े कर लीजिए उसका, छोटे छोटे हैं। ठीक है ना, उसके थैले में क्या कर लीजिए, बांध दीजिए। थैले को कसकर बांध दीजिए तथा पूरी रात फ्रिज में रहने दीजिए। अब उसको पूरी रात फ्रिज में रख दीजिए। ठीक है, पूरी रात फ्रिज में रख दीजिए। अब इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए किया जा सकता है। तो ये कह रहे हैं कि जब आप उसे पूरी रात रखेंगे फ्रिज के अंदर, तो वो जो कपड़ा होगा, कपड़े का जो टुकड़ा होगा, उस कपड़े के टुकड़े से आप अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। अम्ल और क्षार की पहचान आप कैसे करेंगे, अगर उस टुकड़े को आप अगर अम्ल के अंदर डालेंगे, ठीक है, तो अम्ल के अंदर अगर उस प्याज के टुकड़े को डालेंगे तो प्याज का फिर डालने के बाद अम्ल से अगर उसे बाहर निकाल कर अगर सूंघेंगे तो प्याज की ही गंध आएगी। लेकिन अगर आप उसे क्षार में डालेंगे तो प्याज की गंध उसमें से चली जाएगी। ठीक है, इतनी बात को आपको ध्यान रखना है। फिर लिखा है इसमें से 2 टुकड़े लीजिए और उनकी गंध की जांच कीजिए। कह रहा ना कि प्याज की क्या करिए, 2 टुकड़े लीजिए, उसको जो कपड़े का उसको सूंघिए। इन्हें स्वच्छ सतह पर रखकर उनमें से एक टुकड़े पर तनु HCl विलयन की कुछ बूंदे एवं दूसरे पर तनु NaOH विलयन की कुछ बूंदे डालिए। कह रहा कि एक पर HCl की बूंदे डालिए और एक पर क्या करिए, NaOH का, यानी एक पर अम्ल की और एक पर क्षार की कुछ बूंदे डालिए। दोनों टुकड़ों को जल से धोकर उनकी गंध की पुनः जांच कीजिए। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप HCl पर में डालकर उसे निकाल के सूंघेंगे, उस प्याज के टुकड़े जो कपड़ा है प्याज में डालकर आप उसे किए थे, रात भर रखे थे, तो वो जो कपड़ा है उस कपड़े को अगर HCl में डालेंगे तो वो HCl में डालने पर भी उसका गंध जो है में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं आप NaOH में यानी क्षार में डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो वहीं पर वो क्या करेगा, उसका जो गंध है बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हाँ, तो यहाँ पर प्रेक्षण को देखिए, वो कह रहा है कि अपने प्रेक्षणों को लिखिए, फिर उसके बाद आप उसे क्या करेंगे, जो भी आपको देखा होगा उसे आप लिखेंगे। अब थोड़ा तनु वैनिला, एकदम सॉलिड नहीं लेना है, मतलब सांद्र नहीं लेना है, गाढ़ा वाला हल्का वैनिला लेना है, एवं लौंग का तेल लीजिए तथा इनकी गंधों की जांच कीजिए। अब इन दोनों को लेकर के इनकी गंधों को क्या करना है, जांच करना है, आपको सूंघना है उनको। एक परखनली में तनु HCl विलयन एवं दूसरे में तनु NaOH का विलयन लीजिए। कह रहा है एक में HCl ले लीजिए और एक में NaOH ले लीजिए। दोनों में तनु वैनिला एसेंस की कुछ बूंदें डालकर उसे हिलाइए। उसकी गंध की पुनः जांच कीजिए। यदि गंध में कोई बदलाव है तो उसे क्या करिए, दर्ज करिए। तो इस केस में भी यही होने वाला है कि तनु जो वैनिला एवं लौंग है
अगर आप HCl में डालोगे तो इनकी गंध आपको वैनिला और लौंग की गंध आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप HCl में ना डाल करके सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी छार में डालेंगे उसे, तो उसकी गंध चली जाएगी वैनिला और लौंग की, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो वैनिला, लौंग और प्याज है, ये एक प्रकार का गंधीय सूचक है, ठीक है। इन्हें आप बहुत ही ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार तनु HCl एवं तनु NaOH के साथ लौंग के तेल की गंध में आए परिवर्तन की जांच कर अपने प्रेक्षण को दर्ज करिए, ठीक है। इसे आप कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैं बता दिया कि क्या होने वाला उनके साथ। आपके प्रेक्षण के आधार पर वैनिला, प्याज एवं लौंग के तेल में से किसे गंधीय सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है। तो इन तीनों को आप गंधीय सूचक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना था ये। अभी इस समय रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उन सब में बहुत ही शानदार तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमें एक एक पॉइंट्स पे ध्यान देना है कि क्या कैसे पूछ सकता है, ठीक है। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए आइए कुछ और क्रियाकलाप करते हैं। तो अब हमें यहाँ समझना है कि अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, कि रासायनिक गुणधर्म मतलब ये क्या क्या कर सकते हैं, इनके साथ अगर क्रियाएं होंगी तो ये क्या करेंगे, देखते हैं। यहाँ पर अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। चलिए, इस क्रियाकलाप को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए इस क्रियाकलाप को देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये रहा, इसका क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें चित्र 2.1 के अनुसार। तो 2.1 आपका यही है, ठीक है। यहाँ पर 2.1 इसमें क्या हो रहा है, देखिए। दानेदार जिंक के टुकड़े के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया एवं ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच हो रही है। क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दानेदार जिंक के टुकड़े यहाँ पर लिए गए हैं। इसमें पहले यहाँ पर समझिए क्रियाकलाप में, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 2.1 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कीजिए। पहले आप ये सब उपकरण जो इसमें लगा हुआ है, इसमें इस चित्र को रख लीजिए, ठीक है, बना लीजिए। फिर उसके बाद देखिए क्या करना है। एक परखनली में लगभग 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए एवं इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालिए। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें लिया गया है और दानेदार जिंक के टुकड़े इसके अंदर डाले गए हैं। दानेदार जिंक के टुकड़े यहाँ देखिए, दानेदार जिंक के टुकड़े की सतह पर आप क्या देखते हैं, अम्ल नहीं सॉरी, दानेदार जिंक के टुकड़े की सतह पर आप क्या देखते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि उसकी सतह पर क्या दिखाई दे रहा है। उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन से प्रवाहित कीजिए। फिर उसके बाद ये गैस जो निकल रही है, देख रहे हैं ना, इसमें से गैसें निकलती हैं, प्रवाहित नली से निकल के ले जा रहे हैं, तो उन्हें साबुन से, ये जो साबुन का विलयन है उससे प्रवाहित किया जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा कि क्या आप देखते हैं। तो अभी हम इस सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे। उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन में से प्रवाहित कीजिए। साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं। जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाइए। अच्छा, आप क्या प्रेक्षण करते हैं, ये भी पूछ रहा है। कुछ अन्य अम्ल जैसे HCl, HNO3 एवं CH3COOH के साथ क्रियाकलाप दोहराइए। प्रत्येक स्थिति में आपके प्रेक्षण समान हैं या भिन्न हैं। तो समझते हैं यहाँ पर सॉरी, देखिए लिखा था कि आप पहले क्या करिए, सल्फ्यूरिक अम्ल को ले लीजिए, ठीक है, 5 ml तक का इसमें भर लिया गया। उसमें दानेदार जिंक के टुकड़े रखे गए। अब ये जो दानेदार टुकड़े हैं, ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले यहाँ पर बन जा रहे हैं उसके अंदर। देखिए, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बन करके ये निकल रहे हैं इसमें से, क्योंकि जो HCl होता है वो अम्ल है। अम्ल का जब हम लोग क्या कराते हैं किसी धातु के साथ, उसके अंदर जब दानेदार जिंक के टुकड़े डाले गए, ऐसे नहीं आपको समझ में आएगा, देखिए बताते हैं। देखिए यहाँ पर जब अम्ल
हम लोग किसी धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जैसे यहाँ पर अम्ल HCl ले लीजिए और यहाँ सोडियम ले लीजिए, ठीक है, Na। अब इनका अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, NaCl, यानी लवण कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? लवण। प्लस क्या बनने वाला है, ये देखिए हाइड्रोजन गैस, क्या, H2 बनेगा। अब इसे बैलेंस कर लिया जाता है कि सोडियम क्लोराइड NaCl, यहाँ पर Na का एक अणु है और Cl का एक अणु है, तो ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ हमें H2 लिखना पड़ता है क्योंकि हाइड्रोजन के दो अणु लिखने होते हैं, तो यहाँ हमें 2 लगाना होगा। तो 2 लगाना है तो 2 यहाँ लगाना है, तो 2 यहाँ भी लगा लेते हैं बैलेंस करने के लिए। अभी बैलेंस वाला मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से बैलेंस हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि लवण, आप इस पर फोकस करिए कि अम्ल और धातु के साथ अगर अभिक्रिया होती है तो लवण और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं कि जब HCl लिया जा रहा है उसके अंदर और HCl के अंदर दानेदार जिंक के टुकड़े डाले जा रहे हैं, जिंक का टुकड़ा भाई धातु है, तो अब दोनों रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बन गया। हाइड्रोजन गैस बनने के बाद क्या होता है, एक नली से उसको निकाल के हम लोगों ने क्षार में ले लिया उसको, ठीक है। अब क्षार के अंदर ले लिए, जैसे साबुन का विलयन एक क्षारीय विलयन होता है, तो क्षार के अंदर हाइड्रोजन गैस को ले लिया गया। अब उसमें से ये जो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले, अब हाइड्रोजन इसके जो हाइड्रोजन इसके अंदर आके क्या हो रहा है, वो भरा रहा है, तो वही बुलबुला ऊपर जा रहा है। तो जब हम लोग उसके पास मोमबत्ती ले जाते हैं तो हाइड्रोजन ज्वलनशील होता है, तो क्या करने लगता है, जलने लगता है और वो फूटने लगता है, ठीक है। तो ये सारी क्रियाएं यहाँ पर होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी लिखा, ध्यान दीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है। समझने की बहुत कोशिश करिए, आराम से सारी चीज़ें समझ में आएगी आपको, लेकिन आप थोड़ा सा प्रेशर आपको भी देना होगा। लिखा है कि ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में, जो ऊपर हमने अभिक्रियाएं कराई हैं, धातु और अम्लों से जब हम लोगों ने अभिक्रिया कराया तो हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है। वहाँ से आप देखेंगे कि धातु और अम्लों की जब हम लोग अभिक्रिया करा रहे थे तो हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा था, विस्थापित हो रहा था, यानी निकल रहा था, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक। चलिए अब देखते हैं। तो इसलिए ये जो इम्पोर्टेंट लाइन लिखी है इसको ध्यान दीजिए। लिखा है कि अम्ल प्लस धातु, इन दोनों का जब रिएक्शन कराया जाएगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको लर्न ही करनी है, ठीक है। मैंने करके भी दिखाया है इसको, लेकिन आपको इसे लर्न करना है। आपने जिन अभिक्रियाओं का परीक्षण किया है, क्या आप उनके समीकरण लिख सकते हैं? तो वही कह रहा कि आप जो अभी क्रियाएं कराए हैं पीछे, तो क्या उनके आप समीकरण लिख सकते हैं? तो हाँ, उनके समीकरण हम लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एक परखनली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े रखिए, उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिलाकर उसे गर्म कीजिए, तत्पश्चात क्रियाकलाप के अनुसार दोहराइए और परीक्षण को लिखिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा जा रहा है क्या, परखनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 ml लेना था और उसमें जिंक के दानेदार टुकड़े डालने थे। तो देखिए जिंक के टुकड़े यहाँ पर डाले गए, इसमें दोनों का रिएक्शन कराया जा रहा है, तो सोडियम जिंकेट बन रहा है। ये भी पूछ रखा है, एक एक लाइन, वो NCERT का एक एक लाइन रेलवे पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि उसने अपने सिलेबस में ही बता रखा है कि भाई मैं एक एक लाइन पूछ लूँगा, ठीक है। क्लास 10th की सिलेबस दे रखा होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2 गैस निकलने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर होंगी। तो आप देखेंगे कि अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन बनता है, किंतु ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये जो अभिक्रियाएं होती हैं सभी धातुओं के साथ, अम्ल सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाता है, ठीक है। इसलिए इन्होंने पहले से ही मेंशन कर रखा है। चलते हैं, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि धातु कार्बोनेट
तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब धातु कार्बोनेट क्या होते हैं? धातु कार्बोनेट जैसे सोडियम कार्बोनेट जिसके लास्ट में कार्बोनेट और आगे जो धातु लगा हो, जैसे सोडियम बाई कार्बोनेट मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसके अंदर बाई मतलब H होता है, ठीक है, तो H लगा होता है बीच में। तो ऐसे ही बहुत सारे धातुएं हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हैं, और भी धातुएं हैं, तो आपको मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, इन्हें हम लोग अभी यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इस परीक्षण को देखिए, इसमें क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारना। यहाँ पर हो रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आप क्या कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कर रहे हो, गुजार रहे हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई स्ट्रक्चर्स को। क्रियाकलाप को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दो परख नलियाँ लीजिए, उन्हें ए एवं बी से नामांकित कीजिए। एक को ए बना लीजिए, एक को बी बना लीजिए। ये लगता है यहाँ पर दिया नहीं है, इसको फिर भी पढ़ लेते हैं। परख नली ए में लगभग 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट लीजिए एवं ये फार्मूले आप लोग अगर नए हैं तो सोडियम कार्बोनेट जितने भी फार्मूले आते हैं उसके बगल में लिखे होते हैं, उन्हें बहुत ही ज़रूरी होता है लर्न करना, तो आप लर्न कर लीजिए करिए, ठीक है ना। देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 लीजिए एवं परख नली बी में 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 से सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोला जाता है, लीजिए। दोनों परख नलियों में लगभग 2 ml तनु HCl मिलाइए। आपने क्या निरीक्षण किया, इसको देखिए, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट लीजिए, परख नली बी में भी उतना ही लीजिए, दोनों परख नलियों में लगभग HCl मिला लेना है आपको। तो ये सोडियम कार्बोनेट देख रहे हैं यहाँ पर, धातु कार्बोनेट, तो धातु कार्बोनेट थे तो उनके साथ HCl यानी अम्लों को मिलाना था। तो क्या बनने वाले हैं अभी हम यहाँ समीकरण में देख रहे हैं, ठीक है। निरीक्षण किया, आपने क्या निरीक्षण किया, तो चित्र 2.2 के अनुसार प्रत्येक स्थिति में उत्पादित गैस को चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से प्रवाहित कीजिए एवं अपने निरीक्षण को अभिलेखित कीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका यहाँ पर बनने वाला है, उत्पादन होने वाला है, उनको गैस के चूने के पानी के साथ क्या करना है, आपको उन्हें प्रवाहित करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसमें देख लीजिए। तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस के तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पर लिखा है, बट यहाँ देखते हैं सोडियम कार्बोनेट लिया गया है पहले यहाँ पर, ठीक है। अब सोडियम कार्बोनेट है, परख नली ए था तो उसमें सोडियम कार्बोनेट डाला गया था और उसमें HCl भी डालना था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसके अंदर डाला गया और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है ऊपर, उसकी निकल रही है, ठीक है। जैसे यहाँ आपको ज़्यादा समीकरण में ज़्यादा समझ में आएगा, यहाँ पर समझ सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट में जब HCl मिलाया जा रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं प्लस करके, तो क्या निकलने वाला रिजल्टेंट लवण बन रहा है, NaCl प्लस जल बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। बिल्कुल सेम लाइन इन्होंने उठा के पूछा था, तो रेलवे में सेम लाइन उठा के पूरी पूछ ली गई है। तो आप बहुत ही ध्यान दीजिए कि जब भी सोडियम कार्बोनेट या किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्लों की अभिक्रिया कराई जाएगी तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने वाली है। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी बनाई गई है कि सोडियम कार्बोनेट में HCl मिलाया जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, ऊपर निकल रही है। और यहाँ से देख सकते हैं बस वही सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये बाकी निकासी वगैरह बनाया गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलय वगैरह दिखाया गया, ठीक है। तो इसे आप लर्न कर लीजिए, ये आपको लाइंस बहुत ही प्यार से लर्न करनी है। सोडियम चाहे बाई कार्बोनेट हो, देखिए सोडियम कार्बोनेट के साथ वही चीज़ें बनी हैं और सोडियम बाई कार्बोनेट से इसके साथ भी लवण और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी हुई है, ठीक है। तो इसे आप बहुत ही प्यार से ध्यान दीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट पेज पर आज हम लोग चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब उत्पादित जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस था, इस गैस को चूने के पानी से हम लोग प्रवाहित करेंगे। उन्होंने पहले ही क्रियाकलाप में बोला था कि जो उत्पादित गैस होगी उसको क्या करना है कि चूने के पानी के साथ प्रवाहित करना है।
तो जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चूना का पानी है का फार्मूला है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बन रहा है, श्वेत अवक्षेप के साथ ये बन रहा है। इसको भी बहुत ध्यान देना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करा जाएगा तो श्वेत अवक्षेप बनेगा। यानी कहने का मतलब जब चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाया जाता है या उसमें प्रोवाइड किया जाता है तो जो चूना का पानी हो जाता है वो श्वेत बन जाता है। श्वेत मतलब दूध नुमा वो बन जाता है एकदम। एक क्वेश्चन पूछ रखा है वो कि जब कार्बन डाइऑक्साइड के जली विलयन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है तो चूने का पानी किस रंग का हो जाता है, ठीक है, तो दूधिया रंग का हो जाता है। तो वही श्वेत अवक्षेप ही देता है, प्लस जल बनता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें। इसे डीपली आप समझिएगा, जितना डीप मैं समझा रहा हूँ उतने डीप आपको समझना है। अच्छा, अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रियाएँ होती हैं। अगर अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पर निम्नलिखित अभिक्रियाएँ हो जाएंगी। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में जल और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर बनने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होने वाली है। तो यहाँ पर थोड़ी सी और लाइन है, उन्हें देखिए, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, चूना पत्थर, लाइमस्टोन जिसे बोलते हैं, खड़िया एवं संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। यानी कैल्शियम कार्बोनेट इन सब का फार्मूला है, इन्हीं से ये बना हुआ है। चूना पत्थर हो, चाहे खड़िया हो, चाहे संगमरमर हो, अगर इनके फार्मूले पूछे जा रहे हो तो कैल्शियम कार्बोनेट आपको बताना है, CaCO3। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। जितने भी यहाँ पर लिखे हैं कि जितने भी धातु कार्बोनेट हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जल बनाते हैं। इसको यहाँ पर दिखाया गया कि धातु कार्बोनेट हो या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, अम्ल एवं लवण, अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे तो लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा। इसे बहुत ही ध्यान दीजिएगा, ये लाइन आपको बहुत ही ध्यान से याद करनी है। तो आगे की जो क्रियाएं हैं, अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, इनको हम लोग कल देखने वाले हैं। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। सेशन कैसा लगा आपको नीचे कमेंट जरूर करिए। ठीक है, तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।